हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। जैसा कि बच्चों हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत कर दी थी। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फर्स्ट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, जिसे लॉज ऑफ इनर्शिया का हम लोगों ने नाम दिया। दूसरा लॉ पढ़ा जिसमें हम लोगों ने फोर्स डिराइव किया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है और थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल बहुत नहीं है, लेकिन अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो आसान है, नहीं तो आपको लगेगा अरे सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग किया जाए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आज बारी है तीसरे लॉ का। तो बेटे ये लॉ क्या है, इसको हम पहले समझते हैं, फिर हम इसका आपको स्टेटमेंट लिखवाते हैं। देखिए, जब भी आप क्या करते हैं, मान लीजिए किसी सरफेस को आप पीटते हैं, जैसे मैं इस सरफेस को क्या करता हूँ, पीटता हूँ, तो जितना मैं इसको क्या करता हूँ, चोट पहुंचाता हूँ, उतना मेरे भी हाथ को चोट लगती है। बात समझ में आई। या आप दूसरा ये देखें कि जब आप किसी नदी किनारे नाव से निकलते हैं, तो नाव से जब आप बाहर निकलते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाता है ना। ऐसा देखा है। अच्छा, अब मान लीजिए कि जैसे आप क्या कर रहे हैं कि किसी बैल को आप खींच रहे हैं, कभी आपने ऐसा किया नहीं, लेकिन अगर आप खींचे तो अगर वो भी पीछे की तरफ फोर्स लगाए और आप भी पीछे की तरफ फोर्स लगाएं तो क्या होगा। इसी तरीके से बेटे रस्सी खींच वाला गेम, टग ऑफ वॉर का जो गेम है, 4 लोग उधर से खींच रहे हैं, 4 लोग इधर से खींच रहे हैं, तो आप खींच रहे हैं, अगर वो क्या करें, वो अगर उन्होंने क्या किया, फोर्स को स्ट्रॉन्गर और तेज से खींचने लगे, तो आपको और तेज से क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है कि नहीं। तो आप जो फोर्स लगाते हैं कहीं भी, उसके अगेंस्ट में क्या होता है, बॉडी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इस सरफेस को क्या किया, बीट किया, पीटा, तो मेरे हाथों पर क्या हुआ, कुछ फोर्स फील हुआ। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि अगर मैं कुछ एक्शन कर रहा हूं, मैं इस पे कुछ काम कर रहा हूं, तो इसका कुछ रिएक्शन भी है, ठीक है। तो इसी को न्यूटन ने क्या किया, तीसरा लॉ मान लिया, या तीसरा लॉ के रूप में फॉर्म कर दिया। क्या है तीसरा लॉ, कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एक्शन मतलब लगाने वाला फोर्स जो मैं इस पर लगा रहा हूं, रिएक्शन मतलब जो वापस मेरी बॉडी पर लगा रहा है। ठीक है बेटे, तो इसको स्टेटमेंट लिख लीजिए। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इस मान लीजिए ग्राउंड है, सरफेस है, इस पर मैंने एक बुक रख दिया या ब्लॉक रख दिया। अब ब्लॉक का वेट क्या होगा, या आप ऐसे समझ लीजिए ब्लॉक, इसको अगर आपको दिक्कत है, समझ लो, सपोज कर लो टेबल है, ये क्या है, टेबल है। इस टेबल पर ये ब्लॉक रखा है, तो इसका वेट नीचे की तरफ, इसको क्यों, अर्थ इसको क्या करे, नीचे की तरफ पुल कर रही है, नीचे की तरफ इसको खींच रही है ना, तो इसका वेट बेटे नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए बेटे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको बैलेंस करने के लिए ये टेबल क्या करेगा, इसी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये जितना इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी एक्शन फोर्स कितना, जितना ये लगाएगा, उतना ही अगर ये रिएक्शन फोर्स लगा रहा है तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में है। यानी कहने का ये मतलब कि ये एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है, रिएक्शन फोर्स। अब अगर इसको वेट बढ़ाया जाए तो ये क्या होने लगेगा, टिल्ट होने लगेगा, थोड़ा सा तिरछा होने लगेगा। क्यों, क्योंकि आप वेट बढ़ा रहे हैं, यानी एक्शन फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन फोर्स भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जितना एक्शन आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, उतना ही क्या होगा, वापस आपके बॉडी पर भी क्या होगा, फोर्स लगेगा, जिसे रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। यानी एवरी एक्शन, यानी जो भी फोर्स किसी बॉडी से किसी बॉडी पर लगाया जा रहा है, उसका इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर हमारी पृथ्वी सूरज को अपनी तरफ सूरज हमारी पृथ्वी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो पृथ्वी भी हमारी सूरज को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट
करती है। याद रखिएगा, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो छोटी छोटी चीजों को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल लिखे जाए तो थोड़ा सा आपको और अच्छा फील होगा। ठीक है, अब बेटे हम लोग जो वॉक करते हैं, हम लोग जो चलते हैं, तो हम अपने पैर से क्या करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं। पैर से आगे वाले पंजे वाले हिस्से से हम जमीन को पीछे की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो जब हम जमीन को आगे की तरफ पुश करते हैं तो हमें जमीन क्या करती है, आगे की तरफ पुश कर देती है। हम सॉरी जमीन को हम पीछे की तरफ पुश करते हैं तो जमीन क्या होती है, हमें आगे की तरफ पुश करती है। इसी एक्शन रिएक्शन के कारण हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं। ठीक है, इन वॉकिंग, इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग, याद रखिए। इन वॉकिंग, चलने में, वी पुश द सरफेस इनटू बैक डायरेक्शन, ठीक है, एंड इन द रिएक्शन, in the reaction surface push us, surface push us मतलब हमें ढकेलती है फॉरवर्ड। तो सरफेस हमें क्या करती है, आगे की तरफ क्या करती है, पुश करती है। ठीक है, इसी तरीके से बेटे अगर हम क्या करें, किसी गुब्बारे से हवा निकलते हुए देखें तो क्या लगता है आपको, या रॉकेट को उड़ते हुए देखें तो क्या होता है। देखिए, जब भी कोई रॉकेट क्या होता है, अगर उड़ता है तो आप देखें तो पीछे से क्या होती है, हवा, धुआं बहुत तेजी से निकलता है। एक्चुअली क्या होता है, ये धुआं क्या करता है, ये रॉकेट इस धुएं को निकालता है, फोर्सफुली निकालता है, तो वो एक्शन करता है। वो क्या करता है, एक्शन, जिसके रिएक्शन में ये क्या करता है, इसको एक रिएक्शनरी फोर्स प्रोवाइड कराता है और ये आगे की तरफ क्या होता है, उड़ता है। इसी तरीके से बेटे अगर किसी गुब्बारे को देखा जाए, ठीक है, तो गुब्बारे से जब अगर हम गुब्बारे को फुला के उसके हवा को निकालने के छोड़ दें तो गुब्बारा क्या होता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जाता है। तो क्यों, क्योंकि ये जब क्या होती है, एयर निकलती है, तो ये क्यों, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण इस पे फोर्स लगता है और क्या होती है, हवा बाहर की तरफ निकलती है, हवा बाहर आती है। तो ये एक्शन फोर्स हो गया बच्चे, क्या हो गया, एक्शन फोर्स। इसके रिएक्शन में क्या होता है, इस पे भी एक फोर्स लगता है और ये रैंडम मोशन करता है। तो यहां पे भी क्या है, आपका एक्शन रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको भी लिख दिया जाए। इन फ्लाइंग ऑफ रॉकेट, तो रॉकेट के फ्लाइंग में क्या होगा कि धुआं बाहर की तरफ निकलेगा एक्शन फोर्स के साथ। ठीक है, इन फ्लाइंग रॉकेट हॉट गैसेस रश आउट फ्रॉम वन एंड, ठीक है, ये एक्शन हो गया, विच प्रोवाइड्स the reaction force to rocket moves with high velocity। इसीलिए धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। आप देखते हैं ना कि जब रॉकेट का क्या होता है, लॉन्च होता है, तो कितनी ज्यादा धुआं निकलती है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड हमें गेन करनी है उतना ही ज्यादा एक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके वजह से रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा और ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब किसी बोट से क्या करते हैं, उतरते हैं, तो हम बोट को क्या करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं और बोट हमें आगे की तरफ पुश करता है, तो हम क्या कर पाते हैं, उतर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप अपने मन से लिख लीजिएगा कि हाँ, जब भी क्या होता है, कोई पर्सन बोट से उतरता है तो
बोट को हम पीछे की तरफ पुश करते हैं और बोट हमें आगे की तरफ पुश करता है। इसी तरीके से जब नाविक नाव चलाता है तो पानी को वो पीछे की तरफ पुश करता है। देखेंगे तो पानी को हमेशा वो पीछे की तरफ पुश करता है। तो जब पानी को वो पीछे की तरफ पुश करता है तो वाटर क्या करता है, उसे आगे की तरफ पुश करता है। तो इससे भी क्या है, आपका एक्शन रिएक्शन क्या फोर्स एग्जिस्ट करता है बेटे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्या करता है, मतलब इंपॉर्टेंट बात बताता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये रिएक्शंस ना हो बेटे तो एक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस बात का आप क्या रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। तो बुक में और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जरा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेटे हम लोगों ने जाना कि क्या है, न्यूटन ने 3 लॉज दिए, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा है लॉ ऑफ फोर्स, तीसरा क्या है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। 3 लॉज हमने जाने और तीनों लॉ के क्या है आज हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल है। ये तीनों लॉ बहुत एप्लीकेबल हैं और इनके जो क्या है एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल से बनते हैं। तो हम कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे लेकिन आने वाले वीडियोस में कराएंगे। आज हम आपको क्या कर रहे हैं, कुछ बात बताना चाह रहे हैं इसको। तो चलिए बच्चों, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं, नोट करिए कि आपने जब पढ़ा तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, तो फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ, तीनों लॉ को जरा एक बार फिर से रिव्यू किया जाए तो आप देखिए क्या मिलता है आपको। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन इट। यानी एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहती है, एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए, दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर हम क्या करें, किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम को ऑब्जर्व करें तो हमें फोर्स के बारे में जानकारी मिलती है। यानी एक्चुअल में फोर्स कौन बताता है, सेकेंड लॉ बताता है कि कितना फोर्स काम कर रहा है। और इसको हमने डिराइव किया, याद करिए, F = ma डिराइव किया कि नहीं। तो पहली बार दूसरा लॉ क्या किया, दूसरा लॉ ने फोर्स की एक्चुअल वैल्यू दी। पहला लॉ तो ये बताता है कि हाँ फोर्स काम करेगा तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट बदलेगी, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट है वो मोशन में जाएगा, मोशन में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या वो स्टॉप हो जाएगा। वो सिर्फ फोर्स लगाने की बात करता है, कितना फोर्स इसकी बात नहीं करता। तो फोर्स एग्जैक्टली कौन दिया, सेकेंड लॉ। तीसरा लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये भी कोई अमाउंट की बात नहीं करता, वैल्यू की बात नहीं करता। आप जितना फोर्स लगाओगे उसका अपोजिट फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स की वैल्यू कौन देता है, तो फोर्स की वैल्यू बेटे देता है सेकेंड लॉ। कौन देता है, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ को हम कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, न्यूटन के 3 लॉस में एक्चुअल जो लॉ है, जो उपयोगी है, जो इस्तेमाल करने लायक है, वो हमारा सेकेंड लॉ है। इसलिए सेकेंड लॉ को एक्चुअल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसको नोट करके लिख लिया जाए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन is also known as एक्चुअल लॉ। इसको एक्चुअल लॉ के नाम से भी बेटे जाना जाता है। ठीक है, चलिए, ये आपकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की क्या होती है, बात यहां पर समाप्त होती है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में आना तय है। चलिए, अब मैं यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स की बात करता हूं, बहुत जरूरी है। बताए थे आपको कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन होती है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर। चलिए फिर से बता देता हूं, F = क्या होता है, ma होता है, m कितना है, kg है, और a कितना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट है कि नहीं। मास का यूनिट kg होता है और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं।
बेटे इसी को साइंटिस्ट अपना नाम चलाने के लिए क्या करते हैं, अपने नाम से लिख देते हैं। तो इसे क्या किया, न्यूटन ने अपने नाम से लिख दिया, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। जैसे मीटर होता है, केजी होता है, वैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चाहे इसे शॉर्ट फॉर्म में आप एन लिखें, यानी 1 न्यूटन कितना होता है बेटे, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी मैं आपको लिखाता हूं, जरा इसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो डेफिनेशन देखिए बेटे, पहले आप हेडिंग करिए डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। तो कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F = ma। हमें 1 न्यूटन लाना है, राइट साइड में 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या ले लें कि एक ऑब्जेक्ट ले लें जिसका मास क्या हो, 1 kg हो, और ये मूव कर रहा है कि इस पर एक फोर्स काम करा दें। क्या करा दें, फोर्स लगा दें, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन जो क्रिएट हो वो कितने का क्रिएट हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, और इस पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, और उस फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ बेटे, उसकी वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर आप यहां देखिए m = क्या हो गया, 1 kg हो गया, और a कितना हो गया, a यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो अगर आप यहां 1 रखेंगे और यहां 1 रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 × 1 यानी 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, और इसी को हम लोग 1 न्यूटन बोल रहे हैं बेटे। भाई यही तो होगा। आप देखिए यहाँ पे 1, इसको जब करेंगे तो बेटे जब आप वैल्यू रखेंगे तो 1 kg × 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो रखेंगे वैल्यू। तो 1 मल्टीप्लाई करके 1 देगा और 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और इसी को हम लोग 1 न्यूटन बोल रहे हैं। तो 1 न्यूटन आपको ऐसे मिलेगा। अब इसको हम लोग क्या करें, लैंग्वेज में लिखें। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि इफ अ बॉडी इज ऑफ 1 kg, अगर एक बॉडी 1 kg का है और उस पर कोई फोर्स लगा दिया जाए, तो इस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए तो हम बोलेंगे कि बेटे ये फोर्स जो लगा है वो 1 न्यूटन का है। ठीक है, फिर से अगर एक बॉडी 1 kg का है और उस पर फोर्स लगा के हम क्या कर दे रहे हैं, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तब जो फोर्स की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में कितनी होगी, 1 न्यूटन होगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या कर लें, लिख लें। इसको लिख के आप नीचे डेफिनेशन लिखिएगा। चलिए अब डेफिनेशन हम लोग लिखते जा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड on an object of mass 1 kg, अगर 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगा दिया जाए, ड्यू टू दिस इसके कारण एक्सीलरेशन of the body produced of acceleration of the body is 1 meter per second square, then the value of force will be 1 न्यूटन। तब फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 1 न्यूटन हो जाएगी। इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है बेटे, तो अब इस चैप्टर में एक टॉपिक और बच रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम जब पढ़ेंगे, फिलहाल इस वीडियो में अब संभव नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बचेंगे, तो न्यूमेरिकल हम इस चैप्टर के ढेर सारे करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं। इस वजह से इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दिए रहेंगे और प्रॉपर पढ़ेंगे। ओके, चलिए बच्चे, इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको इस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ गया है। नो प्रॉब्लम, आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।